नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दिल्ली सल्तनत का इतिहास हम पढ़ना शुरू किए थे, जिसके अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। डिटेल हम नहीं देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग संक्षिप्त रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि अगर आप लोगों को दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है केवल और केवल संक्षिप्त देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि इस तरह से मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के अलग से वीडियो बनाइए। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे गुलाम वंश के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, गुलाम वंश। तो जो गुलाम वंश है ये 1206 में शुरू होता है और 1290 तक चलता है, लगभग 96 वर्ष तक। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो देखिए, गुलाम वंश को गुलाम वंश के अलावा मामलुक वंश और दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी में स्लेव डायनेस्टी। इसका नाम गुलाम वंश अथवा दास वंश क्यों पड़ा, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस वंश में शासन करने वाले अधिकतर महत्वपूर्ण शासक कभी ना कभी किसी ना किसी के गुलाम थे, चाहे वो इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो या बलबन हो। ये लोग जो है पहले गुलाम थे, दास थे। इसी कारण इस वंश को जो है गुलाम वंश, दास वंश अथवा स्लेव डायनेस्टी कहा गया। वहीं अगर हम लोग बात करें मामलुक, तो मामलुक वंश ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो है जो गुलाम वंश के शासक थे, जितने भी शासक गुलाम थे ना, वो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास थे। और उस समय में जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम या दास हुआ करते थे उनको मामलुक कहा जाता था। मतलब ऐसे गुलाम जिनके माता पिता गुलाम नहीं थे, स्वतंत्र थे, उनको जो है मामलुक कहा जाता था। तो ये सब जो है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास थे, इस कारण से इनको जो है मामलुक कहा जाता था और इसी कारण इसको मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो पूरा गुलाम वंश है 1206 से लेकर के 1296 ईस्वी तक, इसमें 3 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। पहला कुतुबी वंश, दूसरा शमशी वंश, तीसरा बलबनी वंश। तो आगे मैं बताऊंगा इन वंशों के बारे में। तो आपको जो है तीनों वंशों के नाम याद रखने। अक्सर पूछा जाता है गुलाम वंश के अंतर्गत कितने राजवंशों ने शासन किया। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो दिल्ली सल्तनत है, अगर उस बारे में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किए, तो वहाँ आप लोगों को 5 बताना है। इन तीनों का नाम वहाँ ऐड नहीं करना है। गुलाम वंश के अंतर्गत पूछा जाता है तभी इन तीनों का नाम आप लोगों को बताना है, ध्यान रखेंगे। तो मामलुक मतलब स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, ये बता चुका हूँ मैं। तो आगे देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको छोड़ करके जो इल्तुतमिश और बलबन है, वो शासक बनने से पहले अपनी दासता से मुक्त हो चुके थे। देखिए, उस समय क्या होता था कि कोई भी दास, कोई भी गुलाम, वो जो है अपनी दासता से मुक्त हो सकता था। तो कुछ शर्तें होती थी, कुछ नियम हुआ करता था दास प्रथा को लेकर के उस समय। तो कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनने के 2 वर्ष तक भी उसके साथ जो है जो गुलाम, जो दासता का जो प्रतीक है वो लगा हुआ था। वो जो है 1208 में शासक बनने के 2 वर्ष बाद अपनी दासता से मुक्त होता है, जबकि इल्तुतमिश और बलबन ये दोनों जो हैं शासक बनने से पहले ही अपनी दासता से मुक्त हो चुके थे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। तो इस वंश में शासन करने वाले शासकों के नाम देख लेते हैं एक बार। तो मैंने 3 वंश बताए थे। तो सबसे पहला कुतुबी वंश। कुतुबी वंश के अंतर्गत 2 शासक हुए थे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, भारत में तुर्क साम्राज्य या मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जो कि मात्र 4 वर्ष शासन किया, 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। उसके बाद आराम शाह का नाम आता है, जो कि थोड़े समय के लिए शासन किया। इसके बाद जो है कुतुबी वंश समाप्त हो जाता है, फिर शमशी वंश आ जाता है, जिसका संस्थापक था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इसी के नाम पर जो है शमशुद्दीन, शमशी वंश इसको कहा जाता है। इल्तुतमिश, इसका शासनकाल याद रखेंगे 1211 से 1236 ईस्वी। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि 1236 में मात्र थोड़े दिनों के लिए ये शासक बना था। फिर उसके बाद है रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 तक शासन करती है। ये भारत की पहली महिला शासिका थी, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। तो अगला शासक है मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो कि रजिया सुल्तान का भाई था। 2 वर्ष शासन किया इसने, 1240 से 1242 तक। उसके बाद
अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि 1242 से 1246 तक शासन करता है। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद जो कि 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन करता है। तो ये सब थे शमसी वंश के शासक। इसके बाद बलबनी वंश आ जाता है। बलबनी वंश में 3 शासक, सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन जो कि 1266 से 1286 तक शासन करता है। उसके बाद कैकुबाद जो कि 1286 से 1290 तक शासन किया था। उसके बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स जो कि 1290 में थोड़े समय के लिए शासक बना था। इसके बाद जो है क्यूमर्स की हत्या कर दी जाती है जलालुद्दीन खिलजी द्वारा और खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। तो शासकों के नाम आप लोग याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है, क्रम से मिलाइए, इस टाइप से भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जो है इस वंश मतलब गुलाम वंश के अंतर्गत शासन करने वाले शासकों के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो है संस्थापक था। देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, उसके बाद भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक, कुतुबी वंश का संस्थापक, इस सब का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी। ध्यान रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है। ये जो है मुहम्मद गोरी का गुलाम था। मैंने बताया कि ये गुलाम था पहले, तो किसका गुलाम था? मुहम्मद गोरी का गुलाम था। ध्यान रखिएगा। इसके कुछ अन्य नाम थे या फिर कुछ अन्य उपाधियां थी, उस बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले ऐबक, इसके नाम में जो ऐबक लगा है उसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था दिखने में काफ़ी आकर्षक था, तो इस कारण से उसको जो है ऐबक नाम दिया गया होगा। तो ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। उसके बाद अगला है कुरान खां। ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसको कुरान खां भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो है कुरान की आयतों को कंठस्थ किया हुआ था और उसको जो है मधुर आवाज में पढ़ा करता था। ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसको जो है लाख बख्श भी बोला जाता है। लाख बख्श क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है लाखों रुपए दान में दे दिया करता था। तो दान प्रियता या फिर दानशीलता के कारण इसको जो है लाख बख्श कहा गया। उसके बाद इसको हातिम द्वितीय भी कहा गया है। किसके द्वारा? इतिहासकार मिनहाज द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों को अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसके समय में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बनवाई गई थी जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहला है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को भारत के प्राचीन मस्जिदों में गिना जाता है। तो ये जो है दिल्ली में बनवाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ऐसा कहा जाता है कि ये पूर्व में विष्णु मंदिर था। मतलब कि वहाँ पर कोई विष्णु जी का मंदिर रहा होगा, उसको तुड़वा करके वहाँ पर जो है मस्जिद बनवाई गई। मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसके बाद दूसरा निर्माण कार्य है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये जो है अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए, जो अजमेर, दिल्ली है, ये सब पहले जो है पृथ्वीराज चौहान जी के अधिकार में हुआ करता था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये जो है पहले एक संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय अथवा सरस्वती माता का मंदिर हुआ करता था। उसको तुड़वाकर वहां पर जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। उसके बाद अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट कुतुब मीनार। तो देखिए, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, आज भी वहां भारी संख्या में पर्यटक उसको देखने जाते हैं। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसको अंतिम रूप वह नहीं दे पाया क्योंकि उसकी जो है दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। मैं आगे बताऊंगा कैसे वह मरा था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। और ये जो कुतुब मीनार है ये किसकी स्मृति में बनवाया गया था? ये अक्सर पूछा जाता है, बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की स्मृति में ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये है नहीं। तो देखिए, जो कुतुब मीनार है ना, वो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसको बनवाया गया था, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक की स्मृति में। तो ये कुछ निर्माण कार्य हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी। इस कारण से अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसकी मृत्यु हुई थी सन 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। अब यहाँ एक और चीज ध्यान रखेंगे कि इस समय जो है ना, लाहौर राजधानी हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मृत्यु कैसे हुई थी? लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके। देखिए, चौगान ये क्या होता है? जिसको आज हम लोग पोलो कहते हैं, उसको उस समय जो है तुर्की भाषा में चौगान कहा जाता होगा। तो ये जो है चौगान या फिर पोलो खेल रहा था, घोड़े से गिर जाता है और उससे उसकी जो है मतलब घायल हो जाता होगा, बाद में उसकी डेथ हो जाती है। ध्यान रखेंगे। कब हुआ था? ये 1210 में। इसका मकबरा लाहौर में स्थित है। तो मकबरे भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये
कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं अगले शासक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह ये शासक हुआ था। हालांकि कई सारे इतिहासकार आराम शाह के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, लेकिन वहीं कुछ दूसरे इतिहासकार ऐसे भी हैं जो आराम शाह को स्वीकार करते हैं। तो बस आपको नाम याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आया था, लेकिन वो जो है इल्तुतमिश द्वारा अपदस्थ कर दिया जाता है। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो यहाँ से जो है शमसी वंश शुरू हो जाता है। इसका शासन है 1211 से 1236 ईस्वी। गुलाम वंश के शासकों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक यही था। 25 वर्ष से इसने शासन किया था। तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और ये भी जो है पहले गुलाम हुआ करता था। मोहम्मद गोरी का ये गुलाम हुआ करता था, और ये जो है शासक बनने से पहले अपनी दास्ता से मुक्त हो चुका था। इसको भी ध्यान रखिएगा। शासक बनने से पहले ये बदायूं नामक स्थान का सूबेदार था। ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बदायूं का सूबेदार था शासक बनने से पहले। उसके बाद जो इल्तुतमिश है, इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक, भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक उसको अधिक समय नहीं मिल पाया, क्योंकि उसकी जो है दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है। इस कारण से वो अधिक चीज़ें नहीं कर पाया, जिसको आगे इल्तुतमिश ने पूरा किया। इस कारण से इल्तुतमिश को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का हो, गुलाम वंश का हो, तुर्की साम्राज्य का हो, भारत में मुस्लिम सत्ता का हो, तो यही वास्तविक संस्थापक था। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है तुर्कान ए चिहालगानी। तुर्कान ए चिहालगानी अथवा इसको जो है चरगान भी कहा जाता था। ये क्या था? ये एक प्रकार से एक गुट था, एक दल था, एक समूह था, जिसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। मतलब इल्तुतमिश ने जो है तुर्कान ए चिहालगानी नामक एक दल, एक गुट, एक समूह की स्थापना की, जिसमें कुल 40 गुलामों का दल था। मतलब कि इल्तुतमिश ने अपने चुने हुए 40 गुलामों का एक दल बनाया, और उनको जो है प्रमुख प्रमुख पद दिए, जो कि उसके विश्वास पात्र थे। तो इससे उसको जो है शासन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तुर्कान ए चिहालगानी की स्थापना किसने की? अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अगर विजय अभियानों की बात करें तो 2-3 चीज़ें पूछी जाती है। सबसे पहला यल्दौज पर विजय। देखो यल्दौज ये कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भी था, और उसका भी शत्रु था। आगे चल करके ये इल्तुतमिश के लिए भी खतरा बन जाता है। तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच तराइन नामक स्थान पर, तराइन वही जहां पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच 2 युद्ध लड़े गए थे, तो वहीं पर जो है तीसरा युद्ध होता है। एक तरफ यल्दौज जो कि गजनी का शासक था, ध्यान रखेंगे ये गजनी का शासक था। ये गजनी भी जो है मोहम्मद गोरी के अधिकार में हुआ करता था किसी समय में, और यल्दौज भी जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था। तो यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच तराइन नामक स्थान पर 1215 या 1216 में युद्ध होता है, जिसमें इल्तुतमिश की जीत होती है। तो ध्यान रखेंगे तराइन का तृतीय युद्ध। उसके बाद कुवाचा, ये भी जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था। इसको भी 1217 में इल्तुतमिश ने परास्त कर दिया। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मंगोल आक्रमण। देखिए इल्तुतमिश के समय में भारत में सर्वप्रथम मंगोलों के आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ, लेकिन मंगोल जो है भारत में आक्रमण नहीं करते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो मंगोलों के आक्रमण से इल्तुतमिश ने भारत की रक्षा की, और इस समय जो है ना मंगोल नेता कौन था? चंगेज खां। चंगेज खां जो कि मंगोलों का प्रसिद्ध नेता हुआ करता था। तो ये जो है भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन इल्तुतमिश इसको किसी प्रकार से रोकने में सफल हो जाता है। ध्यान रखेंगे मंगोलों के आक्रमण का भय बना हुआ था, लेकिन मंगोलों का आक्रमण जो है भारत पर नहीं हुआ। मतलब ये लोग जो है भारत के अंदर नहीं घुसे। ध्यान रखिएगा चंगेज खां इल्तुतमिश का समकालीन था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं आगे। तो इल्तुतमिश के बारे में कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। तो खलीफा से मान्यता प्राप्त किया। देखिए खलीफा क्या होता था उस समय? जो है ना खलीफा पृथ्वी पर मुस्लिम सत्ता का प्रमुख होता था। मतलब एक प्रकार से ये जो है धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि के टाइप का होता था खलीफा, और जितने भी शासक होते थे मुस्लिम शासक, वो सभी खलीफा से मान्यता प्राप्त करते थे। तो जो खलीफा है उसने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की, मतलब कि खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को एक वैध शासक स्वीकार किया गया।
तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। ये भी बहुत बार पूछा गया है। क्या हुआ कि जो इल्तुतमिश है उसने अपने राज्य को, अपने पूरे जो साम्राज्य था उसका, दिल्ली सल्तनत, उसको उसने अलग अलग इक्तों में बांट दिया। इक्ता हम राज्य या जिला इस टाइप से ले सकते हैं, और उसमें जो है इक्तेदारों की नियुक्ति की। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश था। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया। तो देखिए इल्तुतमिश जो है भारत में प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। इसके द्वारा जारी किया गया जो सिक्का था, चांदी का टका और तांबे का जितल, ये दो चीज़ें बड़ा प्रसिद्ध है, अक्सर पूछा भी जाता है। उसके बाद अगला है मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक, तो ये मैंने बता दिया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है अगला, राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। मैंने अभी बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी जो है लाहौर हुआ करता था, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। तो दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाई? इल्तुतमिश ने, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण कार्य देख लेते हैं। तो इसने जो है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है। देखिए सुल्तानगढ़ी के मकबरे को भारत का पहला मकबरा कहा जाता है। ये किसका मकबरा है? तो ये जो है अपने इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम महमूद था, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और ये जो है इल्तुतमिश को बहुत ज़्यादा प्रिय था, तो उसकी स्मृति में उसने जो है इस मकबरे का निर्माण करवाया था। भारत का पहला मकबरा या भारत में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इसके बाद है अतारी किन का दरवाज़ा। अतारी किन का दरवाज़ा जो कि कहाँ पर है? नागौर जोधपुर में, मतलब राजस्थान में है अतारी किन का दरवाज़ा, पूछा जाता है अक्सर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है सन 1236 ईस्वी में। इसके बाद जो शासक हुआ, जो सुल्तान हुआ रुकनुद्दीन फिरोज, ये कुछ ही दिन के लिए शासक बना था। इसके बाद जो है इसकी बहन या फिर कहें इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, ये दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनती है, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन करती है। भारत में शासन करने वाली पहली महिला शासिका थी ये, या फिर दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन भारत में शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका, इस टाइप से भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ये जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश का कोई भी योग्य पुत्र नहीं था, इस कारण से इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, नियुक्त किया था अपने जीवन काल में ही, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। लेकिन कुछ दूसरे टाइप के जो लोग थे, मतलब किसी महिला को, किसी स्त्री को अपनी शासिका नहीं बनाना चाहते थे, तो उन्होंने जो है रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया था, लेकिन बाद में फिर रजिया सुल्तान वो शासक बन जाती है। तो ध्यान रखेंगे, दो नाम याद रखना है, एक याकूत। याकूत जो है रजिया सुल्तान का बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र था, और कई सारे इतिहासकार इसको जो है रजिया सुल्तान का आशिक, मतलब दोनों के बीच जो है कुछ लव रिलेशन थे, इस टाइप से बोलते हैं कुछ इतिहासकार, और कई इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं, लेकिन खासा विश्वास पात्र था याकूत, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अल्तुनिया। अल्तुनिया जो है ये भटिंडा का सूबेदार था। भटिंडा मतलब पंजाब, वहाँ का सूबेदार था। तो ये जो है रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर देता है, और रजिया सुल्तान जो है विद्रोह को दबाने के लिए जाती है, और वहाँ किसी प्रकार से अल्तुनिया को अपने पक्ष में कर लेती है और उससे विवाह कर लेती है। और जब दोनों वापस दिल्ली की ओर आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में दोनों की हत्या कर दी जाती है, और ये 1240 की बात है। तो इस प्रकार से रजिया सुल्तान का अंत हो जाता है। तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका। इसके बाद अगला सुल्तान हुआ मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह इल्तुतमिश का बेटा था, मतलब कि रजिया सुल्तान का भाई था। मात्र 2 वर्ष इसने शासन किया, 1240 से 1242। इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसके समय की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नाइब के पद का सृजन। बहुत बार पूछा गया है नाइब के पद का सृजन किसके समय में हुआ था? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में, इसको याद रखना है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रथम मंगोल आक्रमण पंजाब में 1241 ईस्वी में। देखिए इससे पहले मैंने बताया कि इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां के आक्रमण का भय था, उस समय भय बना हुआ था। मंगोल जो है भारत के अंदर नहीं घुसे, लेकिन मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में जो मंगोल हैं वो भारत के अंदर घुस गए, और जो पंजाब है वहाँ पर आक्रमण कर दिया। तो अगर पूछा जाता है आक्रमण कब हुआ भारत की भूमि पर, तो वो मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में 1241 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। प्रथम मंगोल आक्रमण, 1242 में इसकी हत्या कर दी गई। आगे देखते हैं अगला शासक। अगला शासक है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये जो है बहराम शाह का
पोता था, उसका पोता था। ये 1242 से लेके 1246 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसके समय की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बलबन का उदय। बलबन वही जो बलबनी वंश की स्थापना करेगा, आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो इसका जो उदय है अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में हुआ था, मतलब कि उस समय ये जो है शक्तिशाली होना शुरू हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन मसूद शाह के मृत्यु के पीछे बलबन का ही हाथ था, मतलब बलबन ने ही उसको मार दिया होगा, इस टाइप से। इसके बाद अगला सुल्तान हुआ नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो कि 1246 से 1266 तक शासन करता है। और ये जो है इसके समय में जो बलबन है वो सब कुछ था, मतलब जो नासिरुद्दीन महमूद है वो नाम मात्र का शासक होता है और जो सारा जो सत्ता है, जो भी शक्ति है वो बलबन के पास होती है, बलबन सब कुछ होता है। और जो नाइब का पद मैंने बताया था वो बलबन को बना दिया जाता है, नाइब बना दिया जाता है बलबन को। और जो नासिरुद्दीन महमूद है बलबन को उलुग खां की उपाधि देता है। तो ध्यान रखेंगे बलबन के विषय में कि ये जो है नासिरुद्दीन महमूद के समय में नाइब के पद पर था और इसको उलुग खां की उपाधि दी थी नासिरुद्दीन महमूद ने। 1266 में संदिग्ध अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई नासिरुद्दीन महमूद की। ऐसा कहा जाता है कि बलबन द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अगला शासक हुआ गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन मतलब कि बलबनी वंश की शुरुआत। तो गयासुद्दीन बलबन ये जो है 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था इसने। और जैसा कि मैंने बताया ये पहले नाइब था, इसको उलुग खां की उपाधि दी थी जो अपने नासिरुद्दीन महमूद है उसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। तो उसके समय में ये जो है काफ़ी शक्तिशाली हो गया और इसने जो है नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। तो देखते हैं इसके बारे में। ये जो है इलबारी तुर्क था, गयासुद्दीन बलबन जो है इलबारी तुर्क था, पूछा जाता है। और इसको जो है मंगोलों द्वारा गुलाम बनाया गया था। देखिए जो मैंने बताया शुरू में कि बलबन भी गुलाम था, इल्तुतमिश भी गुलाम था, कुतुबुद्दीन भी गुलाम था। तो जो बलबन है ये शुरुआत में मंगोलों का गुलाम था और बाद में जो है मंगोलों द्वारा किसी और को बेच दिया गया होगा और ये जो है किसी प्रकार से भारत आ गया होगा। इल्तुतमिश इसको खरीद लेता है, इल्तुतमिश का ये गुलाम हुआ करता था। तो उस समय जो है गुलामों को खरीदा बेचा जाता था बहुत ज़्यादा इधर से उधर। तो ये जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। और इल्तुतमिश द्वारा जो तुर्कान चिहालगामी की स्थापना की गई थी उसका ये सदस्य हुआ करता था। ध्यान रखेंगे आप लोगों को ये भी याद रखना है कि कौन किसका गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ये दोनों जो हैं मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और जो बलबन है वो इल्तुतमिश का गुलाम था, ध्यान रखिएगा। तो तुर्कान चिहालगानी का ये सदस्य था। उसके बाद अगला चीज़ देखते हैं, जब ये शासक बना, जब ये सुल्तान बनाना तो इसने बहुत सारे परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ये जो है राजत्व के दैवीय सिद्धांत और जातीय श्रेष्ठता इन सब चीज़ों पर काफ़ी विश्वास करता था और दिखावे में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। तो इसी कारण से इसने जो है अपने बच्चों का नाम, अपने बच्चों, ये पत्रों नहीं है ये पुत्रों हैं, यहाँ पर ऊ की मात्रा आएगा। तो इसने जो है अपने पुत्रों का नाम फारसी राजाओं के नाम पर रखना शुरू किया, फारसी राजाओं के नाम पर पुत्रों का नाम, क्योंकि उस समय जो फारस का जो राजवंश था उसकी काफ़ी प्रतिष्ठा थी, काफ़ी उसको माना जाता था। जो भी शासक होते थे वो खुद का संबंध फारसी शासकों से जोड़ा करते थे। तो यही कारण है कि गयासुद्दीन बलबन ने भी अपने पुत्रों का नाम फारसी राजाओं के नाम पर रखना शुरू किया। दरबार में फारसी साज सजावट, तो इसका जो दरबार था ना उसमें फारसी तरीके से, फारसी तौर तरीकों से सजावट की जाने लगी थी। मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत है, जो दिल्ली का जो दरबार है उसको पूरी तरह से फारस के दरबार के समान सजाया धजाया जाने लगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसने जो है दिल्ली में फारसी परंपराओं की शुरुआत की, मतलब कि जो भी फारस में जो भी परंपराएं हैं उनकी शुरुआत करना इसने शुरू किया, जिनमें से पायबोस और सिजदा ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पायबोस का क्या मतलब होता था, जो सुल्तान है उसको जो है लेट करके उसके पैरों को चूमना, वो पायबोस होता था। और सिजदा मतलब झुक करके सुल्तान को नमस्कार करना, इस टाइप की चीज़ें होती थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये फारस में चला करती थी। तो इन सब चीज़ों को जो बलबन है उसने भारत में भी अपने दरबार में शुरू किया, जो भी फारसी परंपराएं थी। इसके अलावा इसने जो है फारसियों द्वारा मनाया जाने वाला उनका जो त्यौहार है जिसको नवरोज कहा जाता है उसको भी मनाना शुरू किया। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस शासक ने नवरोज मनाना शुरू किया, पायबोस, सिजदा ये किसने शुरू किया, कौन सा शासक अपने पुत्रों का नाम फारसी राजाओं के नाम पे रखता था और
जो अपने दरबार को फारसी तरीके से सजाता था, अक्सर ये पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये सभी पॉइंट अच्छे से याद रखने होंगे। ये जो है जातीय श्रेष्ठता में विश्वास रखता था, ये भी याद रखिएगा। इसने लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। लौह एवं रक्त की नीति ये क्या होता है, मतलब अपने शत्रु का दमन करना है तो उसकी जो है मार डालो, उसको हत्या कर दो, मार डालो। तो यही लौह एवं रक्त की नीति होती है। लौह मतलब तलवार, रक्त मतलब मार डालना, तो मार डालो, ये वाली नीति का उसने अनुसरण किया। उसके बाद अगला पॉइंट मैंने लिखा है राजत्व के दैवीय सिद्धांतों का पर विश्वास। राजत्व के दैवीय सिद्धांतों पर विश्वास मतलब ये जो है सुल्तान को, मतलब स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था। मतलब कि ये जो है शासन करने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया है। तो यही जो है राजत्व का दैवीय सिद्धांत होता है। अगली चीज देख लेते हैं। ये जो है गयासुद्दीन बलबन, ये खुद शराब और भोग विलास से दूर रहता था। मतलब इसने जो है शराब व भोग विलास का त्याग कर दिया। मतलब ये बुरी चीज़ों से दूर रहता था और लोगों को भी दूर रहने को कहता था। क्योंकि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो जातीय मतलब कि जातिगत दृष्टि से जो श्रेष्ठ होते हैं, माना जाता है कि वो जो है इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। तो इस कारण से दिखावे के लिए वो जो है शराब और भोग विलास का त्याग कर देता है। उसके बाद ये जो है शरीयत का कट्टर समर्थक था। मतलब एक कट्टर मुसलमान था, ये हम लोग बोल सकते हैं। शरीयत का कट्टर समर्थक था और इसके समय में जो भी शासन प्रशासन था वो शरीयत के अनुसार चलता था और ये उलेमाओं का बहुत सम्मान करता था, उनकी बातों को मानता भी था। खलीफा को भी इसने महत्व दिया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके समकालीन थे। अमीर खुसरो जो कि फारसी के प्रसिद्ध कवि थे, वो जो गयासुद्दीन बलबन है उसके समकालीन थे। मतलब जो अमीर खुसरो है ना, इसका उदय बलबन के टाइम पर ही हुआ था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है 1286 ईस्वी में बलबन के बड़े पुत्र मोहम्मद की मृत्यु हो गई, जिसके शोक में बलबन की भी मृत्यु हो गई। देखिए 1886 बोल रहा हूँ मैं, 1286 में बलबन का जो बड़ा पुत्र था मोहम्मद, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका जो दुख है, जो गम है, उसको बलबन सहन नहीं कर पाता है और बलबन की भी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से बलबन का अंत हो जाता है। इसके बाद बलबन के बाद जो अगला शासक हुआ कैकुबाद। देखिए ये जो कैकुबाद है, शमशुद्दीन की उमर से है, ये सब फारसी राजाओं के नाम हुआ करते थे। तो जो बलबन था उसने अपने पुत्रों, अपने पौत्रों का नाम इस टाइप से रखा था। तो कैकुबाद जो कि बलबन के बाद 1286 से 1290 तक शासक रहा। तो इसके समय की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये याद रखना है आप लोगों को, जलालुद्दीन खिलजी को सेनापति नियुक्त किया गया था। जलालुद्दीन खिलजी आगे जो खिलजी वंश की स्थापना करता है और इसके समय में भी मंगोलों का आक्रमण हुआ था और इसको जो है 1290 में लकवा मार जाता है। लकवा की बीमारी हो जाती है जिससे ये कार्य करने में क्षीण हो जाता है, मतलब कि कामकाज करने लायक नहीं रहता है। तो लकवा के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है शमशुद्दीन क्यूमर्श, इसको शासक बनाया जाता है। अब यहाँ एक मजे की बात याद रखेंगे कि जब शमशुद्दीन क्यूमर्श को शासक बनाया गया तब उसकी उम्र मात्र 3 वर्ष थी। मतलब ये बच्चा था, 3 वर्ष का बालक था। तो इसको जो है शासक बनाया गया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ये क्या करता है, इस 3 वर्ष के बालक को मार डालता है और इस प्रकार से जो है गुलाम वंश का अंत हो जाता है और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दूसरे राजवंश की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।